तो दोस्तों ब्रैग्स लॉ फॉर एक्सरे डिफ्रैक्शन या फिर सिंपली इसको ब्रैग्स लॉ भी कहते हैं या फिर ब्रैग्स लॉ इन फॉर एक्सरे डिफ्रैक्शन इन क्रिस्टल्स भी कह सकते हैं। तीनों में से अगर कोई भी आए तो आपको सॉलिड स्टेट फिजिक्स में यही लिखना है। तो पहले तो आप ये डायग्राम बना लेंगे, वही सिंपल एक्सरे डिफ्रैक्शन वाला डायग्राम रहेगा। यहाँ पे कुछ हम लोगों ने एंगल्स लिया है। मान लीजिए कि ये थीटा एंगल पे इंसिडेंट हो रहा है किसी एक एटम पे या फिर किसी एक पॉइंट पे इंसिडेंट हो रहा है। तो उस समय जो ये एंगल बनाएगा इस एंगल से यहाँ पे ये इंसिडेंट होगा और फिर उसी एंगल से ये रिफ्लेक्ट भी हो जाएगा, डिफ्रैक्ट हो जाएगा, सॉरी डिफ्रैक्ट हो जाएगा, अलग एंगल से डिफ्रैक्ट होगा। क्योंकि यहाँ पे अगर रिफ्लेक्ट होगा तो एंगल ये दोनों सेम हो जाएगा, इसलिए डिफ्रैक्ट जो है वो अलग एंगल से हुआ है। ये मत समझिएगा कि एक एंगल से। और इन दोनों के बीच का जो पैरेलल प्लेन्स का जो बीच का जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल डी, इंटरप्लेनर स्पेसिंग। तो देखिए ब्रैग्स लॉ क्या होता है। इन 1912 डब्ल्यू एल ब्रैग gave a very simple formula for geometrical conditions which must be satisfied if x-rays are to be diffracted by parallel set of planes। यानी कि अगर x-rays डिफ्रैक्ट हो रहे हैं पैरेलल सेट ऑफ प्लेन्स के ज़रिए तो कम से कम एक जो ज्योमेट्रिकल कंडीशंस है वो कि बहुत सी सिंपल ज्योमेट्रिकल कंडीशंस है ब्रैग ने दिया था वो कम से कम सेटिस्फाई होना चाहिए। और जो सिंपल ज्योमेट्रिकल कंडीशंस है वो एक फार्मूला के ज़रिए दिया था उन्होंने, और वो फार्मूला है 2d sin थीटा इक्वल्स टू एन लैम्डा। यानी कि अगर कोई किसी क्रिस्टल में अगर पैरेलल सेट ऑफ प्लेन्स के ज़रिए डिफ्रैक्शन हो रहा है तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, नहीं तो अगर नहीं किया तो वो डिफ्रैक्शन नहीं माना जाएगा, कुछ और माना। कंसिडर अ सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स, लेट द पैरेलल प्लेन्स बी एट अ डिस्टेंस d फ्रॉम ईच अदर, लेट अ पैरेलल बीम ऑफ एक्स-रेज ऑफ वेवलेंथ लैम्डा बी इंसिडेंट ऑन दिस पैरेलल प्लेन एट ग्लैंसिंग एंगल थीटा। तो अगर मान लेते हैं कि जो पैरेलल प्लेन्स के बीच का डिस्टेंस d है एक दूसरे से, और अगर उस पर पैरेलल बीम ऑफ एक्स-रेज को इंसिडेंट करते हैं जिसकी वेवलेंथ थीटा है किसी थीटा, अरे जिसकी वेवलेंथ लैम्डा है किसी एंगल थीटा पे अगर हम इंसिडेंट कर रहे हैं तो उस समय जो वहाँ पे जो इंसिडेंट हो रही होगी जिस पॉइंट पे वहाँ से वो रिफ्लेक्ट कर जाएगी सॉरी। तो द रिफ्लेक्टेड रे AR and BS will interfere constructively if the path difference CB plus BD is equals to the integral multiple of lambda, that is CB प्लस BD इज इक्वल्स टू एन लैम्डा। अब देखिए ये कैसे आया एक्सप्रेशन। यहाँ पे जो पाथ डिफरेंस है यानी कि जो रे पहली वाली रे है और जो दूसरी वाली रे है जो आपस में दो पैरेलल रे है उनके बीच में एक पाथ डिफरेंस जनरेट हो जाएगा। और ये कैसे जनरेट हुआ चलिए देखते हैं। देखिए जो ये रे P से A तक बढ़ी तो उस समय जो ये Q रे थी वो यहाँ पे थी इस C पॉइंट पे। अब जब ये रे यहाँ से निकल चुकी है तब ये जाके ये Q वाली रे B पॉइंट पे पहुंची है। इसके वजह से जो आपस में इन दोनों रे के बीच में यहाँ पे एक CB पार्ट डिफरेंस जनरेट हो गया। इसी तरीके से जब यहाँ पे गई तो ये BD पार्ट डिफरेंस जनरेट हो गया। तो इन दोनों का जो सम होगा ये एन लैम्डा के बराबर होगा। ये जो पार्ट डिफरेंस होगा मान लीजिए वेवलेंथ इसकी है लैम्डा, तो पार्ट डिफरेंस कुछ भी हो सकता है, 1/2 लैम्डा हो सकता है, 3 लैम्डा हो सकता है, 2 लैम्डा हो सकता है, 1 लैम्डा। तो हम लोग जनरल में एन लैम्डा मान लिए कि ये जो पार्ट डिफरेंस होगा ये एन लैम्डा के बराबर होगा। तो सी बी प्लस बी डी इक्वल्स टू एन लैम्डा इन ट्रायंगल ए सी बी। अगर हम यहाँ से ए से इस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करते हैं और इस पॉइंट ए से एक क्यू रे पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं सी पे, और इसी पॉइंट से एक डी परपेंडिकुलर डी पे पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो जो ये हमें ट्रायंगल मिलेगा यहाँ पे दो अपोजिट ट्रायंगल सेम अपोजिट ट्रायंगल मिलेंगे। और इस ट्रायंगल ए सी बी में अगर हम लोग मेन बेसिकली हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है। देखिए ये ट्रायंगल हम लोगों ने इसलिए कंसिडर किया क्योंकि इसी दोनों ट्रायंगल्स की मदद से हम लोग सी बी और बी डी की वैल्यू निकालेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे आपको ट्रायंगल इसी वजह से कंसिडर करना है ताकि ये जो पार्ट डिफरेंस है आप इसको कैलकुलेट कर सकें। इस ट्रायंगल में साइन थीटा लगाइए तो साइन थीटा हो जाएगा सी बी अपॉन ए बी, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ये देखिए थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है और ये हाइपोटेनस, तो ये सी बी अपॉन ए बी हो जाएगा। सी बी साइन थीटा इक्वल्स टू सी बी अपॉन डी, और ये डी इसलिए है ए बी की वैल्यू डी क्योंकि ये देखिए जो प्लेनर प्लेन्स अरे पैरेलल प्लेन्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो डी है। तो सी बी इक्वल्स टू डी थीटा हो जाएगा। इसी तरह से जब आप इस ट्रायंगल में आप जब साइन थीटा अप्लाई करेंगे तो ये यहाँ से आपको बी डी की वैल्यू मिल जाएगी, वो भी डी साइन थीटा के बराबर हो जाएगी। पहले वाले इक्वेशन को जो पार्ट डिफरेंस आपको मिला था इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, और ये जो मिला था दोनों कंबाइंड इक्वेशन साइन थीटा दोनों ट्रायंगल की मदद से उसको आप सेकंड मान लीजिए। तो ये सेकंड को जब आप इन दोनों की वैल्यू को जब आप इसमें पुट करेंगे यानी कि इस 2 को यूज़ करेंगे इस 1 में, तो देखिए आपको क्या एक्सप्रेशन मिलेगा, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों जब आप इस 2 को इस 1 में यूज़ करेंगे तो यहाँ पर डी साइन थीटा सी बी और जो बी डी की वैल्यू है वो भी डी साइन थीटा है, दोनों को ऐड हो जाएगा तो वो एन लैम्डा के बराबर हो जाएगा। यानी कि 2d साइन थीटा इक्वल्स टू एन लैम्डा विच इज़ द रिक्वायर्ड ब्रैग्स लॉ इक्वेशन। यानी यही जो ब्रैग्स लॉ इक्वेशन है अगर डिफ्रैक्शन हो रहा है क्रिस्टल में तो ये सेटिस्फाई हो गया यहाँ पे।
अब देखिए रेसिप्रोकल लैटिस और उसका फिज़िकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, यानी कि उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो चलिए पहले हम लोग एक फैक्ट देख लेते हैं। ये जो बॉक्स में इस तरीके से इस वीडियो में आप चाहे देखें, चाहे अगले वीडियो में देखें, चाहे जिस भी वीडियो में देखें, आपको इस बॉक्स टाइप के कुछ इस तरीके से लिखा हुआ सॉरी बॉक्स टाइप के अंदर में, यानी कि एक ब्रैकेट टाइप के अंदर में जो कुछ भी लिखा रहेगा, और वो ब्रैकेट जहाँ से स्टार्ट हुआ है जहाँ पे ख़त्म होगा उसके अंदर जो भी कुछ लिखा हुआ है वो खाली आपके समझने के लिए है। उसको आपको एग्ज़ाम में नहीं लिख के आना है, बस खाली आपको समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट आपको डेवलप करेगा, बस उसी के लिए मैंने ये फैक्ट लिखा है। तो इस चीज़ को आपको लिखना नहीं, खाली समझना है। इन क्रिस्टल स्ट्रक्चर देयर आर सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स इन विच मैनी ऑफ देम आर also interpreting and interpreting to each other, which have different orientations and different interplanar spacing distance. To overcome this problem, PP Ewald introduced the concept of reciprocal lattice. He said that there are two lattices associated with each crystals. One is real or direct lattice and other is a reciprocal lattice. Now see what reciprocal lattice is. इसका मतलब ये है कि देखिए किसी भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर में जितने भी सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स होते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि बहुत से सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स आपस में पैरेलल तो होंगे, लेकिन बहुत से ऐसे भी होंगे जो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, यानी कि प्रेनेटेट कर रहे होंगे। प्रेनेटेट का मतलब ये होता है कि आपस में एक दूसरे को मतलब अंदर की तरफ इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, यानी कि पेनेट्रेट कर रहे होंगे। तो पेनेट्रेट का मतलब एक दूसरे के अंदर घुसना होता है, एक दूसरे के अंदर घुसे हुए होंगे सिंपली। तो विच हैव जिनका ओरिएंटेशंस डिफरेंट हो सकता है, इंटरप्लेनर स्पेसिंग डिस्टेंस डिफरेंट हो सकता है आपस में एक दूसरे से, क्योंकि पैरेलल के प्लेन्स के बीच में ही डिस्टेंस एक बराबर होते हैं। बाकी अगर अलग अलग ओरिएंटेशन हो गया है तो डिस्टेंस फिर चेंज हो सकता है, बदल सकता है। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए ये जो प्रॉब्लम जनरेट हुआ पेनिट्रेट करने की वजह से एक दूसरे पैरेलल प्लेन्स को आपस में पेनिट्रेट करने की वजह से जो प्रॉब्लम जनरेट हुआ, इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया उन PP इवॉल्ड जो एक साइंटिस्ट थे, और वो एक कॉन्सेप्ट को लाए रेसिप्रोकल लैटिस का इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। उन्होंने ये बताया कि कोई भी क्रिस्टल अगर है जो कि हमारा क्रिस्टल लैटिस है, जिसको कि हम लोग अब डायरेक्ट लैटिस भी जानते हैं उसको कहते हैं, या फिर रियल लैटिस भी जानते हैं उसको कहते हैं। तो वो जो क्रिस्टल लैटिस है या फिर क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, उस क्रिस्टल स्ट्रक्चर के साथ हर एक क्रिस्टल के साथ आपका कम से कम दो, मतलब उन्होंने कम से कम नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं है, बेसिकली उन्होंने बताया कि हर एक क्रिस्टल के साथ दो लैटिस एसोसिएट होगा, दो टाइप के लैटिस हर समय एसोसिएट होंगे। पहला लैटिस होगा डायरेक्ट और दूसरा होगा रेसिप्रोकल, यानी कि जो लैटिस का सिस्टम है, जो रेगुलर अरेंजमेंट होता है लैटिस पॉइंट्स का, उनके साथ दो प्रकार का लैटिस साथ में होगा। पहला होगा रेसिप्रोकल लैटिस जो कि हम लोग क्रिस्टल स्ट्रक्चर जानते हैं, जिसको डायरेक्ट लैटिस भी बोलते हैं, और दूसरा होगा आपका रेसिप्रोकल लैटिस। तो देखिए क्रिस्टल लैटिस के बारे में तो हम लोग जानते ही है कि वो सिंपली क्या होता है। बेसिकली एक अरेंजमेंट होता है जिसमें कि आपस में लैटिस पॉइंट्स अरेंज होते हैं एक सेम डिस्टेंस पे, और आपस में एक दूसरे के जो इन्वायरमेंट होता है दोनों का सेम होता है, हर एक लैटिस पॉइंट का एक दूसरे से इन्वायरमेंट सेम रहेगा, तो वो बेसिकली लैटिस होता है। अब हम लोग जानते हैं कि अब हम लोग जानते हैं चलिए कि रेसिप्रोकल लैटिस क्या होता है। तो लेट वी हैव अ क्यूबिक क्रिस्टल। अगर हमारे पास कोई क्यूबिक क्रिस्टल है और मान लेते हैं कि वो हम लोग अभी फ़िलहाल के लिए डायरेक्ट लैटिस ही लेते हैं, यानी कि एक लैटिस ही लेते हैं, तो क्यूबिक लैटिस लेते हैं हम लोग मान लीजिए। तो क्यूबिक लैटिस में अगर हम लोग मान लेते हैं कि लेट दिस प्लेन हैव मिरर इंडिसेस HKL एंड पैरेलल टू इट द प्लेन हैव HKL एंड पैरेलल टू इट द प्लेन हैव HKL सेम, यानी कि अगर हम इस क्यूबिक क्रिस्टल को मान लेते हैं तो इसका जो ये प्लेन होगा, इस प्लेन का जो मिरर इंडिसेस होगा वो अगर HKL है, तो इसके पैरेलल वाला जो प्लेन होगा उसका भी मिरर इंडिसेस HKL होगा, क्योंकि देखिए दोनों में जो डायरेक्शन है और ओरिएंटेशन है दोनों ही एक बराबर है, तो इसलिए दोनों का मिरर इंडिसेस सेम होगा। और इसी तरीके से इन दोनों का भी पैरेलल प्लेन्स का जो मिरर इंडिसेस होगा वो एक बराबर होगा। तो अगर हम मान लेते हैं ओरिजिन पे, अगर हम लोग एक पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं, और ओरिजिन से अगर हम लोग इस क्यूबिक क्रिस्टल के अंदर एक पॉइंट ओरिजिन कंसिडर करिए, वहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ करिए इस प्लेन के ऊपर, और जो नॉर्मल का जो ये उतने लेंथ का नॉर्मल ड्रॉ होगा जो कि इस इंटरप्लेनर डिस्टेंस, यानी कि दो प्लेन्स के बीच में जो डिस्टेंस है DHKL, वो उसके रेसिप्रोकल के बराबर हो, यानी कि इसका जो डिस्टेंस होगा, ये जो नॉर्मल यहाँ से आप ड्रॉ करेंगे वो 1/d के बराबर हो, D। तो ये 1/d के बराबर अगर जो आप ड्रॉ करेंगे
तो ये जो नॉर्मल आपने ड्रॉ किया ये 1/d डिस्टेंस का होगा। और यहाँ पे जब ये इतने डिस्टेंस का हो जाएगा तो यहाँ पे एक पॉइंट बनाएंगे और इस पॉइंट को इसी तरीके से इस प्लेन के अलॉन्ग एक पॉइंट मिलेगा, इस प्लेन के अलॉन्ग सभी प्लेन के अलॉन्ग एक पॉइंट मिलेगा। और जो पॉइंट आपका ये जो सिस्टम ऑफ पॉइंट्स मिल गया आपको, वही आपका जो पॉइंट्स होगा वो रेसिप्रोकल लैटिस बनाएगा। तो इसी को रेसिप्रोकल लैटिस बोलते हैं। DHKL इज़ द इंटरप्लेनिंग स्पेसिंग बिटवीन इंटरप्लेनर स्पेसिंग बिटवीन द प्लेन पैरेलल प्लेन्स हैविंग मिलर इंडिसेस HKL। वही मैंने बताया कि दो प्लेन्स के बीच में जो मिलर इंडिसेस जो दो प्लेन्स के बीच का जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग है वो DHKL है। HKL यहाँ पर DHKL इसलिए HKL देखिए यहाँ सब्सक्रिप्ट में नीचे इसलिए लिखा हुआ है ताकि ये बता भी रहा है कि हाँ इस प्लेन के बारे में हम लोग बता रहे हैं और इस प्लेन के बारे में बता रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि अब इस प्लेन के बारे में भी हम लोग साथ में बता रहे हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए जो वही बात मैंने बताई थी कि किस तरीके से रेसिप्रोकल लैटिस फॉर्म होता है, उसी बात को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि लेट नॉर्मल ड्रॉम फॉर्म एन आर्बिट्रेरी पॉइंट O, यानी कि जो O हम लोगों ने माना था सेंटर में पॉइंट, वहाँ से अगर हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करें प्लेन टिल टू द लेंथ 1/DHKL वेयर अ लैटिस पॉइंट इज़ ड्रॉन विच इज़ आउटसाइड टू द क्रिस्टल स्ट्रक्चर और डायरेक्ट क्रिस्टल स्ट्रक्चर। यानी कि उस पॉइंट से अगर हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करेंगे उस प्लेन पे होकर गुजरता हुआ, तो उसका जो लेंथ होगा वो 1/DHKL के बराबर होगा। सिमिलरली इफ़ वी डू दिस फ्रॉम सेम आर्बिट्रेरी पॉइंट O for remaining set of parallel planes of cubic crystal through which we got the lattice points outside lattice points and the arrangement of these points are कॉल्ड रेसिप्रोकल लैटिस। यानी कि दोस्तों सिंपली वही बात बताया है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि इसी तरीके से हम सभी प्लेन्स के लिए एक आउटसाइड नॉर्मल हम लोग ड्रॉ करेंगे, आउटसाइड पॉइंट मिलेगा हमें, और जो ये आउटसाइड पॉइंट मिला है लैटिस पॉइंट, इनका जो अरेंजमेंट होगा उसी को हम लोग रेसिप्रोकल लैटिस बोलेंगे। अब देखिए ये ब्रैकेट यहाँ तक गया है, तो यहाँ तक आपको ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारी चीज़ें आपको नहीं लिखनी है। अब देखिए लिखना क्या है बेसिकली वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो लिखना यहाँ से आपको कि एक्स रे डिफ्रैक्शन इज इक्विवेलेंट टू रिफ्लेक्शन बाय द सेट्स ऑफ पैरेलल लैटिस प्लेन्स इन अ क्रिस्टल। यानी कि जो एक्स रे डिफ्रैक्शन था वो रिफ्लेक्शन से जो एक्स रे डिफ्रैक्शन है वो हमारा जो सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स के जरिए जो रिफ्लेक्शन हो रहा था वो उसके लगभग एक तरीके से एक जैसा ही था, क्योंकि जो हम लोग देख रहे थे कि एक्स रे डिफ्रैक्शन में जो रिफ्लेक्शन हो रहा था और जो सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स के जरिए जो रिफ्लेक्शन हो रहा था वो किसी के दोनों ही रिफ्लेक्शन और डिफ्रैक्शन दोनों ही क्रिस्टल में एक ही जैसा हमें प्रतीत हो रहा था, एक ही जैसा लग रहा था। बट इन ए क्रिस्टल देयर एग्जिस्ट मैनी सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स विद डिफरेंट ओरिएंटेशंस एंड इंटरप्लेनर स्पेसिंग दैट कैन डिफ्रैक्ट गिवन बीम ऑफ एक्स रेज। द विजुअलाइजेशन ऑफ दिस प्लेन्स द विजुअलाइजेशन ऑफ ऑल दिस प्लेन्स इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। यानी कि देखिए बहुत से तो ऐसे भी प्लेन्स हो सकते हैं जो कि पैरेलल ना हो, उनके ओरिएंटेशंस डिफरेंट हो और आपस में एक दूसरे से इंटरप्लेनर डिस्टेंस जो होगा उनका स्पेसिंग का वो अलग अलग हो। तो ऐसे कंडीशन में जो हम लोगों को विजुलाइज़ करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है कि किस तरीके से हम लोग इन पैरेलल प्लेन्स के ओरिएंटेशंस और क्या कहते हैं इंटरप्लेनर डिस्टेंस स्पेसिंग का हम लोग कैसे इसको विजुलाइज़ करें, तो ये थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक साइंटिस्ट जो कि मैंने बताया ही था, उनका नाम PP एवॉल्ड है, उन्होंने रेसिप्रोकल लैटिस का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने बताया वही जो मैंने अभी बताया था आपको कि दो लैटिस हमेशा एसोसिएट रहेंगे हर एक क्रिस्टल के साथ, डायरेक्ट लैटिस एंड रेसिप्रोकल लैटिस। अब हम लोग जानते हैं कि रेसिप्रोकल लैटिस क्या होता है, इसको हम लोग समझ भी चुके हैं। तो यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस इट इज़ बिकम वेरी इजी टू फाइंड इंटरप्लेनर डिस्टेंस स्पेसिंग इंटरप्लेनर स्पेसिंग डिस्टेंस। तो रेसिप्रोकल लैटिस का कॉन्सेप्ट यूज़ करके हम लोग प्लेनर स्पेसिंग डिस्टेंस को हम लोग बहुत ही आसानी से हम लोग उसको फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते ही है कि जो आपस में पैरेलल सेट ऑफ प्लेन्स के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो होगा D और उसी का रेसिप्रोकल होगा 1/D। तो इस तरीके से हम लोग डिस्टेंस जो है वो बहुत ही अच्छे से मिल जाता है। अब हम लोग जैसे कि मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हम लोग रेसिप्रोकल लैटिस को फाइंड आउट करेंगे, ये अरेंजमेंट ऑफ लैटिस पॉइंट हम लोग कैसे मिलेगा, उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इस फॉर्म में हम लोग अब देख लेते हैं कि इसको हम लोग एग्जाम में कैसे लिखेंगे। कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस। टू कंस्ट्रक्ट अ रेसिप्रोकल लैटिस फ्रॉम अ डायरेक्ट लैटिस फॉलोइंग स्टेप्स आर फॉलोड। एक रेसिप्रोकल लैटिस को बनाने के लिए डायरेक्ट लैटिस से कुछ स्टेप्स लगेंगे, और जो कि स्टेप्स है देखिए, मान लीजिए एक आपके पास क्यूबिक क्रिस्टल है जिसके बीच में जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग डिस्टेंस है दो प्लेन्स के बीच में वो D है, और टेक अ पॉइंट इन द डायरेक्ट लैटिस एज ओरिजिन। इस पॉइंट को मान लीजिए ओरिजिन, और इस डायरेक्ट लैटिस के अंदर फ्रॉम दिस ओरिजिन ड्रॉ नॉर्मल टू एवरी सेट ऑफ प्लेन्स इन द डायरेक्ट लैटिस। इस पॉइंट से हर एक प्लेन पे आप एक डायरेक्ट लैटिस एक नॉर्मल ड्रॉ करिए इस डायरेक्ट लैटिस से,
यानी कि इस डायरेक्ट लैटिस में इस पॉइंट से हर एक प्लेन पे नॉर्मल ड्रॉ करिए। सेट द लेंथ ऑफ ईच नॉर्मल इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ इंटरप्लेनर स्पेसिंग फॉर इट्स पर्टिकुलर सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स। हर एक प्लेन के लिए जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग होगा यानी दो प्लेन्स के बीच में डिस्टेंस होगा, उसका आप रेसिप्रोकल रखिए उस नॉर्मल का लेंथ का, उस नॉर्मल के लेंथ का उस नॉर्मल का लेंथ आप उसका रेसिप्रोकल रखिए। दो इंटरप्लेनर बीच के डिस्टेंस का जो दो इंटरप्लेनर स्पेसिंग के बीच का जो डिस्टेंस है उसका आप रेसिप्रोकल रखिए, उसका आप रेसिप्रोकल रखिए, उस डिस्टेंस का रेसिप्रोकल रखिए उस नॉर्मल के लिए। तो चौथा पॉइंट ये है सिंपली कि आप प्लेस अ पॉइंट एट द एंड ऑफ ईच नॉर्मल। तो हर एक जैसे कि अब हर एक मतलब ओरिजिन से हर एक प्लेन पे आप जब नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे तो उसके एंड पे एक पॉइंट रखिए और सभी पॉइंट्स को सभी प्लेन्स के सभी नॉर्मल पे आप एक पॉइंट रखिए। द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स सो ऑब्टेन्ड इज़ कॉल्ड रेसिप्रोकल लैटिस। जो हमें कलेक्शन मिलेगा इन पॉइंट्स का उसी को हम लोग रेसिप्रोकल लैटिस बोलेंगे कि ये हमें रेसिप्रोकल लैटिस स्ट्रक्चर मिल गया। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस क्या होता है, यानी कि इसका सिग्निफिकेंस और इसका प्रॉपर्टीज़ साथ ही में हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि क्या होता है। चलिए देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस। अ डायरेक्ट लैटिस इज़ द रेसिप्रोकल लैटिस टू इट्स ओन रेसिप्रोकल लैटिस। देखिए ये जो स्टेटमेंट है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, समझ में ना आ रहा हो, लेकिन चलिए मैं इसको एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। लेट अ नंबर इज़ 4 सो द रेसिप्रोकल ऑफ 4 इज़ 1/4। अगर एक नंबर है 4 तो उसका रेसिप्रोकल 1/4 ही होगा। अगर हम लोग तो ये भी कह सकते हैं कि वी कैन ऑल्सो से दैट रेसिप्रोकल ऑफ 1/4 इज़ 4, यानी कि जो 1/4 है इसका रेसिप्रोकल 4 होगा। तो इसी तरीके से जो डायरेक्ट लैटिस है उसका डायरेक्ट लैटिस इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ लैटिस टू इट्स ओन रेसिप्रोकल लैटिस, यानी कि जो डायरेक्ट लैटिस है यानी कोई रेसिप्रोकल लैटिस है उसका अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो एक डायरेक्ट लैटिस ही मिलेगा हमें। तो सिंपली सेकंड पॉइंट ये कहता है कि द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल in the reciprocal lattice is inversely proportional to the volume of unit cell in the direct lattice। देखिए सिंपली ये बात सिंपली क्लियर है कि जैसे कि इंटरप्लेनर स्पेसिंग जो डायरेक्ट लैटिस का था वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था, यानी कि इन्वर्स रिलेशन दे रहा था, रेसिप्रोकल रिलेशन दे रहा था आपका रेसिप्रोकल लैटिस के लिए। तो इसी तरीके से जो डिस्टेंस इन्वर्स हमें मिल रहा था वो अब जब वॉल्यूम करना है तो उसी के डिस्टेंस को आपको 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1/d इंटू 1/d इंटू 1/d, तो वो रेसिप्रोकल के फॉर्म में ही तो जा रहा है। तो इस तरीके से जो वॉल्यूम आपका डायरेक्ट लैटिस का होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा रेसिप्रोकल लैटिस, सॉरी वहाँ तो ये भी कह सकते हैं, अपोजिट भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो वॉल्यूम जो होगा रेसिप्रोकल लैटिस का वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा डायरेक्ट लैटिस के, और डायरेक्ट लैटिस का जो वॉल्यूम होगा यूनिट सेल का वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा रेसिप्रोकल लैटिस के, ये भी कह सकते हैं। तो ईच पॉइंट इन थर्ड पॉइंट ये है कि ईच पॉइंट इन द रेसिप्रोकल लैटिस करस्पॉन्ड टू अ पर्टिकुलर सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स इन द डायरेक्ट लैटिस, यानी कि हर एक पॉइंट रेसिप्रोकल लैटिस में टू अ पर्टिकुलर सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स इन द डायरेक्ट लैटिस, यानी कि जो रेसिप्रोकल लैटिस में हर एक पॉइंट करस्पॉन्ड होगा उस पैरेलल सेट ऑफ प्लेन्स के जो कि डायरेक्ट लैटिस में है। यानी कि सिंपली यही बताया गया है कि जिस ओरिजिन से आप किसी रेसिप्रोकल लैटिस को ड्रॉ करने के लिए नॉर्मल ले रहे हैं तो वो जो नॉर्मल जो एक पॉइंट उसके एंड पे हम लोग बना रहे हैं वो पॉइंट उस प्लेन के करस्पॉन्ड होगा, यानी कि उस प्लेन के जरिए ही बन रहा होगा। तो सिंपल सी बात है कि प्लेन के जरिए ही बनेगा, नहीं तो और कैसे बनेगा। और चौथा पॉइंट ये है कि यूनिट सेल ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस में नॉट बी नेसेसरी एज पैरेललोपाइप्ड, यानी कि जो रेसिप्रोकल लैटिस से अगर हम उसका यूनिट सेल कंसिडर करें तो वो पैरेललोपाइप्ड नहीं होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और वेयर एज यूनिट सेल ऑफ डायरेक्ट लैटिस इज़ ऑलवेज पैरेललोपाइप्ड, जबकि जो डायरेक्ट लैटिस का यूनिट सेल होता है वो हमेशा पैरेललोपाइप्ड होता है। पांचवा इसका प्रॉपर्टीज़ है इफ़ ए डैश सॉरी इफ़ वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी आर ऑर्थोगोनल देन वेक्टर ए स्टार वेक्टर बी स्टार वेक्टर एंड वेक्टर सी स्टार वुड आल्सो बी ऑर्थोगोनल, यानी कि ऑर्थोगोनल का मतलब ये होता है कि आपस में अगर दो कम से कम दो चीज़ होना चाहिए जिसको हम लोग ऑर्थोगोनल बोले, और एक चीज़ को आप ऑर्थोगोनल नहीं बोल सकते हैं, और उसको डिफ़ाइन करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि किसी दूसरे के जरिए ही एक ऑर्थोगोनल को डिफ़ाइन किया जाता है। तो कोई भी दो लाइन अगर आपस में ऑर्थोगोनल है तो इसका मतलब ये है कि दोनों आपस में 90 डिग्री पे है। जैसे एक्स एंड वाई एक्सिस आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, यानी कि एक्स और वाई एक्सिस इज़ एट 90 डिग्री विथ ईच अदर। तो ए बी सी ये तीनों वेक्टर जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस हम लोग जानते ही है कि तीनों एक्सिस के अलावा होते हैं ये वेक्टर्स, और ये वेक्टर और एक्सिस हमेशा आपस में ही ऑर्थोगोनल होते हैं, तो ये वेक्टर भी ऑर्थोगोनल होंगे। इसी तरीके से रेसिप्रोकल लैटिस में भी अगर हम लोग मान लें कि ये ए स्टार
वेक्टर जो है ये फंडामेंटल वेक्टर ट्रांसलेशनल वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस है, और फंडामेंटल ट्रांसलेशनल वेक्टर रेसिप्रोकल वेक्टर ये मान लीजिए कि अलोंग आपका वाई एक्सिस है, इसी तरह ये जेड एक्सिस पे होगा। वेयर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर द फंडामेंटल ट्रांसलेशनल वेक्टर ऑफ डायरेक्ट लैटिस, वेल ए स्टार वेक्टर बी स्टार वेक्टर सी स्टार वेक्टर आर द फंडामेंटल ट्रांसलेशनल वेक्टर ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस। तो रेसिप्रोकल लैटिस का ये ट्रांसलेशनल वेक्टर है आपका ए स्टार, जो स्टार के फॉर्म में लिखा रहेगा वो सिंपली वही सेम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के अलॉन्ग ही होगा रेसिप्रोकल लैटिस में। देखिए रेसिप्रोकल लैटिस कोई बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक नहीं है, बहुत ईजी टॉपिक है, बस खाली इसका नाम से ही आदमी थोड़ा घबरा जाता है कि यार क्या रेसिप्रोकल लैटिस है, क्या इसके कॉन्सेप्ट है, और ये है तो हलवा टॉपिक है। तो चलिए देखते हैं आगे। अब दोस्तों इसके कुछ और पॉइंट्स हैं, इनको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इसके प्रॉपर्टीज़। छठवां पॉइंट ये कहता है कि इन डायरेक्ट लैटिस ट्रांसलेशनल ऑपरेटर टी इक्वल्स टू n1 ए वेक्टर प्लस n2 बी वेक्टर प्लस n2 सी वेक्टर कनेक्ट्स टू लैटिस पॉइंट। यानी कि हम लोग जानते हैं कि डायरेक्ट लैटिस में जो कि हमारा ट्रांसलेशनल वेक्टर होता है या फिर ट्रांसलेशनल ऑपरेटर होता है टी वेक्टर, वो क्या करता है कि दो पॉइंट को आपस में कनेक्ट करता है। इसी तरीके से रेसिप्रोकल लैटिस में भी एक ट्रांसलेशनल वेक्टर होगा, ऑपरेटर होगा, जिसको कि हम लोग जी वेक्टर कैपिटल जी वेक्टर से डिनोट करेंगे। वहाँ पे वो सिंपली वही काम करेगा जो ये काम कर रहा था कि दो पॉइंट को आपस में कनेक्ट करेगा, दो रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट करेगा। तो इस केस में जो ये ट्रांसलेशनल वेक्टर बनेगा जी वेक्टर, ये हो जाएगा एच आपका एच ए स्टार वेक्टर प्लस के बी स्टार वेक्टर प्लस एल सी स्टार वेक्टर। 7 पॉइंट ये कहता है कि द डिस्टेंस ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेसिप्रोकल ऑफ इंटरप्लेनर स्पेसिंग बिटवीन द करस्पॉन्डिंग सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स ऑफ द डायरेक्ट लैटिस। सिंपली ये बेसिकली यही बताया कि दो डायरेक्ट लैटिस के दो प्लेन्स के बीच में, इन डायरेक्ट लैटिस में दो प्लेन्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो डी होता है, और इसी तरीके से वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है रेसिप्रोकल लैटिस में, 1/d हो जाता है, सिंपली वही बताया इसमें। तो और लास्ट पॉइंट देखिए इसमें 8 पॉइंट ये बोल रहा है कि द रेसिप्रोकल लैटिस ऑफ सिंपल क्यूबिक लैटिस, यानी कि सिंपल क्यूबिक अगर क्यूब फॉर्म क्यूबिक लैटिस है वो अगर सिंपल है तो उस केस में उसका जो रेसिप्रोकल लैटिस होगा वो सिंपल क्यूबिक लैटिस ही मिलेगा। बट एफसीसी एंड बीसीसी आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, यानी कि अगर बीसीसी का रेसिप्रोकल लैटिस अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो आपको एसएफसी मिलेगा, एफसीसी का अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो वो आपको बीसीसी मिलेगा। तो ये देखिए फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल होता है, और बीसीसी यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में ये होता है कि एक लैटिस पॉइंट सेंटर पे भी आपको बीच में, मतलब ओरिजिन पे जहाँ पे हम लोग ले रहे थे पॉइंट, वहाँ पे भी एक लैटिस पॉइंट मिलता है। इसी तरह फेस सेंटर पे आपको फेस पे भी, यानी कि क्यूब का जो फेस है वहाँ पे भी आपको लैटिस पॉइंट्स मिलेंगे। तो ये हो गया आपका लैटिस पॉइंट्स, यानी कि ये हो गया आपका रेसिप्रोकल लैटिस की कुछ प्रॉपर्टीज़। और यहाँ पे 8 प्रॉपर्टीज़ मैंने बताई हैं। जरूरी है कि आप 8 हो गया 8 लिखे, जो आपको याद रहे, कम से कम 3 याद रहने चाहिए, 3-4 अगर आप लिख देंगे तब भी आपका काम बन जाएगा, आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे। बाकी ये है कि अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये रेसिप्रोकल लैटिस, जैसे कि अब हम लोग देखा इससे पहले कि किस तरीके से ब्रैग्स लॉ को हम लोग इसमें क्या कहते हैं डायरेक्ट लैटिस में, यानी कि सिंपल लैटिस में जो कि हमारा क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उसमें किस तरीके से हम लोग ब्रैग्स लॉ को डिफाइन कर रहे थे, और वहाँ पे जो कंडीशन हमें मिल रहा था 2d sin थीटा इक्वल्स टू n लैम्डा, वो सेम हमें क्या रेसिप्रोकल लैटिस में भी मिलेगा। अब हम लोग इस चीज़ को देखेंगे कि ब्रैग्स लॉ इन रेसिप्रोकल लैटिस हम लोग को क्या आपको कंडीशन मिल रहा है। अगर वो कंडीशन सेम मिलेगा तो यानी कि ब्रैग्स लॉ आपका रेसिप्रोकल लैटिस के लिए भी होल्ड करता है, और ऐसा करेगा भी, क्योंकि हम लोग देखेंगे यही अगले वीडियो में। तो दोस्तों फ्रेंड्स, आप लोग सब्सक्राइब करिए ज़रूर, लाइक करिए, शेयर करिए, जो भी करना है आप जल्दी करिए।